अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, मी मेघना घाग. कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर मग नजर टाकूया शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक घडामोडींवर. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. उल्हासनगर 3 येथील मेमसाब इमारतीच्या अपघाताला एक दिवसही उलटला नव्हता की उल्हासनगर 2 परिसरातील आशीर्वाद मार्केटच्या इमारतीचा भाग कोसळल्याची घटना उल्हासनगर शहरात घडली. या घटनेत कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र भविष्यात यांसारख्या आणखीनही घटना उल्हासनगर शहरात घडू शकतात. याच संदर्भात आम्ही बातचीत केली उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त अच्युत हांगे यांच्याशी. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्रमांक 2 मध्ये आज आशीर्वाद मार्केटमध्ये एक बिल्डिंग आहे, त्याच्या दुसऱ्या माळ्यावरती एक स्लॅब पडलेला आहे. तर तो परवा जी घटना महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये झाली प्रभाग समिती क्रमांक 3 मध्ये, ती तशाच प्रकारचं स्लॅब पडलेलं आहे. वरती मला वाटतं काही कारागीर त्या मशीन घेऊन काम करत होते कपड्याचं, तर त्याचं वजन त्याला पेलवलं नसल्यामुळं पडला असावा. आणि तिथं काही दुरुस्तीचं काम वगैरे पण चालू आहे. तर ते सर्व इमारत खाली करण्यासाठी नोटीस आज आमच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांना द्यायला सांगितलेली आहे. आणि त्या ठिकाणी जे दुरुस्तीचं काम चालू होतं तर त्या कामाची दुरुस्ती आणि बरंच काही तिथं पडलेलं होतं मटेरियल. तर त्या बिल्डिंगमध्ये अतिशय म्हणजे खराब बिल्डिंग आहे, जुन्या काळातली बिल्डिंग आहे, ती धोकादायकमध्ये देखील आहे. त्यांना नोटीस दिलेली आहे, परंतु त्यांनी ती बिल्डिंग इमारत आजपर्यंत खाली केलेली नाही. आता आम्ही ती कंपल्सरी खाली करून घेणार आहोत आणि त्या बिल्डिंगमध्ये कोणालाही राहण्याची मुभा दिली जाणार नाही असं मी आजच्या आज त्यांना नोटीस इश्यू करायला सांगितले. तिथं काही जीवितहानी वगैरे झालेली नाही, मात्र बाकी आर्थिक नुकसान थोडं झालेलं आहे. साहेब, अशा शहरामध्ये 95, 96, 97च्या ज्या इमारती आहेत त्या धोकादायक असं म्हटल्या जाते आणि त्यांच्याच अशा घटना घडतात. नेमकं या बाबतीत तुम्ही काय नोटीस काढल्यात काय? आता ते नेमकं याच 95, 96, 97च्याच कालावधीमधल्या ह्या बिल्डिंग आहेत का हे आपल्याला तपासून पाहावं लागेल. आणि आम्ही आमचं नाकवा म्हणून आर्किटेक्ट आहेत महानगरपालिकेच्या पॅनलवर, त्यांना काल बोलवलेलं आहे. त्यांनी परवा इमारतीमध्ये जी कोसळली इमारत मेमसाब तिथली पाहणी देखील केलेली आहे. आज परत इकडल्या बिल्डिंगकडे पाठवतो आम्ही. त्यांच्याकडून जो काय टेक्निकल अहवाल आमच्याकडे येईल ते आपण त्याच्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल. ही ज्या इमारतीमध्ये काम चालू होतं, असं शहरामध्ये अनेक इमारतींमध्ये कामं चालू आहेत, या बाबतीत प्रभाग अधिकाऱ्यांना काय आदेश देण्यात आले का? जनरली म्हणजे इमारतीमध्ये इंटरनल चेंज आपल्याला काही करायचं असेल, म्हणजे मूळ स्ट्रक्चरला बाधा न आणता, तर ते काम आतमध्ये करू शकतात. परंतु मूळ स्ट्रक्चरमध्ये काही बदल करायचा असेल तर त्याला परवानगीची आवश्यकता असते. परंतु असं मूळ स्ट्रक्चरमध्ये बदल करून कुणी करताना असं आढळून आलेलं नाही. तरी पण आता म्हणजे प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये जाऊन आपल्याला मग बघावं लागेल कुठं काम चालू आहे, कुठं काम चालू नाही. तरी म्हणजे त्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की आपण कटाक्षाने थोडं डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यावं की जेणेकरून असा भविष्यामध्ये प्रकार होणार. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. उल्हासनगर 4 व्हीनस चौक परिसरात जीन्स कारखान्यात काम करणाऱ्या अमरसिंग दिवाकर या व्यक्तीसोबत भर दिवसा रस्त्यावर चोरीची घटना समोर आली आहे. संबंधित व्यक्ती 30,000ची रक्कम घेऊन बँकेत भरण्याकरिता जात होता. त्याच वेळी एका अज्ञात चोराद्वारे या व्यक्तीस लुटण्यात आले. पाहुयात सविस्तर बातमी. मेरा नाम अमरसिंग श्रीपाल दिवाकर, मैं जीन्स पैकिंग का काम करता हूँ. मेरे घर पे पैसे का काम था.
मैंने हिसाब सेट से करा के लाया था। तो उसके बाद मैं पैसा गया बैंक ऑफ बड़ौदा वीनस चौक पे जमा करने। कितना पैसा स्लिप दिखाने जरा? स्लिप 30,000 रुपये ऊपर का, 30,000 रुपये। उसके बाद जैसा मैं नीचे आया, नीचे के बाद फिर ऊपर जाने का स्लिप ऊपर ही भरा, उसने मेरे बाजू में था। फिर वो नीचे आया, फिर जैसा मैं ऊपर जाना शुरू किया ना, तो जैसे पैसा निकाला वैसा छीन के मेरे हाथ से वो लोग फरार हो गए। कितने लोग थे? 2 लोग थे। पुलिस कंप्लेंट की है क्या? हाँ, पुलिस कंप्लेंट किया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर महानगरपालिकेत नुकतीच एक पत्रकार परिषद संपन्न झाली। यावेळी उल्हासनगर महानगरपालिकेचा बजेट 2019-20 पत्रकारांसमोर सादर करण्यात आला। यावेळी उल्हासनगर महानगरपालिकेशी निगडीत एकूण खर्च व उत्पन्न या संदर्भात माहिती दिली उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त अच्युत हांगे यांनी। प्रशासनाकडून सादर झालेलं बजेट 494 कोटीचं म्हणजे 500 कोटीचं होतं आणि ते स्टँडिंग कमिटीने काही वाढ केली त्याच्यात आणि जनरल बोर्डाने काही वाढ करून 900 कोटीचं बजेट बनवलं। आता वस्तुस्थिती कलम 95 प्रमाणे उत्पन्न किती आणि खर्च किती याचं तारतम्य ठेवून आम्ही हे बजेट बनवलेलं आहे आणि 96 प्रमाणे स्टँडिंग कमिटीला तो अधिकार आहे की त्याच्यामध्ये आयुक्तांनी सादर केलेला बजेटचा एक कॉलम असतो, तिथं समजा XYZ फिगर माझी एक 10 कोटी आहे, मग त्या 10 कोटीला जर स्टँडिंग कमिटीला वाटलं तिथं 12 कोटी करावेत, 15 कोटी करावेत, तो त्यांचा अधिकार आहे। आणि त्याच्यानंतर जनरल बोर्डामध्ये त्यांना वाटले की स्टँडिंग कमिटीनं जास्त केलंय तर कमी करण्याचा अधिकार आहे, आणि जर त्यांना वाटत असेल कमी आहे तर अजून जास्त करण्याचा अधिकार आहे, तो त्यांचा अधिकार आहे। त्यांचा अधिकार ते वापरू शकतात। आम्ही आमची वस्तुस्थिती समोर ठेवलेली आहे। बजेट स्टँडिंग कमिटी आणि जनरल बोर्ड बनवतो आणि आयुक्त फक्त बजेट त्यांच्या समोर सादर करतात की ही आपल्या महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती येणे बाजू आणि जाणे बाजू। महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 कलम 450 अंतर्गत सगळ्या महापालिकांना डायरेक्शन देण्याचा शासनाला अधिकार आहे आणि सगळ्या 27-26 महानगरपालिकेसाठी त्यांनी ते लागू केले। त्याचं प्रेझेंटेशन आपल्याला दिले की सगळा कन्सेप्ट क्लिअर होईल। त्याच्यामधून आपल्याला 12-15 कोटी रुपये मिळणार आहे। त्याच्यानंतर आपला डीपी डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल्स जे आहेत तर ते मंजुरीसाठी शासनाकडे आहेत, आता थोड्याच दिवसात येतील, तर त्याच्यावरती आपल्याला बरंचसं बजेट आपण त्याच्यामध्ये वाढ होऊ शकतं। ती एक आहे। अजून 2-3 बाजू आहेत। जिस तरह सरकारी हॉस्पिटलों की हालत खराब है, वहाँ पर एक आम आदमी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता, तो आपने ये हेल्थ में केवल 25 लाख रुपए की जो सुविधा रखी है, जिसमें सबसे ज्यादा सुविधा पब्लिक को मिलती है, गरीब लोगों को। आप अपनी बहुत छोटी कारपोरेशन है, उसको कंपेयर बॉम्बे के साथ कर रहे हो। नहीं, बजट उन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। बात अभी आपकी बात हो गई, मेरे को उत्तर देना है। 3000 कोटी का उनका बजट है, 30,000 करोड़ का, तो उसमें उन्होंने उतना रखा है। अपना खाली 550 कोटी का बजट है। उन्होंने कंपेयर टू 50% परसेंटेज बढ़ाई, आपने कुछ परसेंटेज नहीं बढ़ाई हेल्थ पे नहीं बढ़ाई है। वो हमने वस्तुस्थिति जो है वो रखा है। वो बजट बनाने का अधिकार स्टैंडिंग कमेटी और जनरल बोर्ड का है, वो बनाएंगे नहीं, क्या उनको बढ़ाने का बढ़ाएंगे। हमने वस्तुस्थिति रखा है और प्रोविजन रखना पड़ता, गवर्नमेंट के हिसाब डायरेक्शन के हिसाब से रखना पड़ता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में किए गए थे। उस रूल्स के तहत कई सारी जिम्मेदारियां पूरे भारतवर्ष में हर नगर पालिका, नगर पंचायत, हर सिटीजन के ऊपर डाली गई है। उस रूल्स के हिसाब से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टिव्स दिए गए थे कि आप इस रूल्स की अमल बजावनी करिए और उसके लिए जो यूजर फी वगैरह है उसके लिए भी आप प्रस्तुत करिए। उसी निर्देश को ध्यान में रखते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 जो केंद्र शासन की तरफ से रूल्स किए गए हैं, उस हिसाब से अभी हमारे राज्य शासन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन बायलॉज फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी किए हैं। उन सभी रूल्स की जानकारी आपके सामने। ये जो रूल्स किए गए हैं वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है। वो नोटिफिकेशन अभी 1 महीना पहले 19/12/2018 को निकाला गया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर 3 बालकंजीबारी परिसरात आहे उल्हासनगर महानगरपालिकेचे जलकुंभ। या जलकुंभातून या संपूर्ण परिसरात पाणी पुरवठा केला जातो।
मात्र हे जलकुंभ घाणीचे माहेरघर बनल्याचा खुलासा उल्हासनगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. पाहुयात सविस्तर बातमी. हे उल्हासनगर महानगरपालिकेची पाण्याची टाकी आहे, बालकांच्या बारीच्या इथली, आणि इथून या जो परिसर आहे या परिसराला पाणी पुरवठा केला जातो. आता उल्हासनगर महानगरपालिका स्वच्छ भारत अभियान सांगते, मोठ्या मोठ्या गप्पा मारते. आता प्रत्यक्षात जर तुम्ही आता इथे उभे आहात, या ठिकाणी या पाण्याच्या जिथून पाणी जातं नागरिकांना पिण्याचं पाणी, या ठिकाणी एवढी अस्वच्छता आहे की ते दारूच्या बाटल्या वगैरे वगैरे एवढी घाण आहे की हेच पाणी त्या पाईपलाईनच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोचतं. वरती टाकीवरती बऱ्याच खिडक्या आहेत, त्या उघड्या आहेत, तिथे कोणी जातं काय, म्हणजे या पाण्याच्या टाकीच्या सुरक्षेच्या याच्यानुसार इथे कुठलीही उपाययोजना केलेली नाही आहे. पूर्णपणे ही टाकी असुरक्षित आहे. तर महानगरपालिकेने याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. महानगरपालिका नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याशिवाय दुसरं काही काम करत नाही आहे. बालकांची बारी या परिसरामध्ये ही जी पाण्याची टाकी आहे, या पाण्याच्या टाकीचे आता आम्ही सर्व पदाधिकारी आमचे इथले बादशाह शेख, मुकेश शेखपलानी आणि इतर सर्व पदाधिकारी आम्ही याची पूर्ण पाहणी केली असता असं आढळून आलं की वरती पूर्ण गर्दुल्यांचा अड्डा, दारुडे हे लोक तिथे बसलेले असतात, वरती दारू पितात. दारू पिताना त्यांनी लघवी किंवा शौच अशा प्रकारचे घाणाटे प्रकार या टाकीमध्ये केलेले जातात. टाकीचे झाकणं उघडे आहेत, सर्व उघडे आहेत. आता ही बाब जर वॉटर सप्लायच्या अधिकाऱ्यांच्या जर लक्षात येत नसेल तर ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. तर कधी जर पुढे जर जाऊन जर जीवितहानी झाली, एखाद्याने काही जर तिथं पॉयझन किंवा काही जर असं जर टाकलं, इथे सुरक्षाच नाही, काही घटना घडू शकते. आणि जर काही जर अशी जर घटना घडली तर याला जबाबदार कोण? आयुक्तांनी ह्या अशा गोष्टींकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. वॉटर सप्लायच्या अधिकाऱ्यांनी त्वरित जर इथले जर सुरक्षा जर त्यांनी तैनात केली नाही आणि हे जे चेंबर वगैरे ओपन आहेत आणि इथं जर सुरक्षा जर चांगल्या प्रकारे ठेवली नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आंदोलन करणार आणि वॉटर सप्लायच्या कार्यालयाला आम्ही टाळे ठोकणार. शास्त्री नगर से नज़दीक में जो पानी की टाकी है, इस परिसर में जो पानी की टाकी की जो व्यवस्था है, इधर आके लोग दारू पीते हैं. ये परिसर के अंदर बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं, लूटमारी होती है, चेन स्केचिंग वगैरह बहुत कुछ होते हैं. यहाँ के रहवासी भी परेशान लगे पड़े हैं और ज़्यादातर यहाँ के देखेंगे पानी के वाल के अंदर दारू की बाटली फूटी हुई पड़ी है. और उससे बाजू में जड़ा हुआ एक गार्डन है जिसके अंदर हर साल कहीं ना कहीं एक लाश मिलती डेड बॉडी मिलती. भविष्य में ऐसा ना हो कि ये टाकी में भी कुछ ऐसा हो जाए जिससे परिसर में शहर के लोगों को इसका नुकसान हो और उनकी जान का धोखा हो सके. इसके ऊपर अगर महानगर पालिका ने जल्द से जल्द अगर कार्रवाई करके इसके ऊपर अगर कुछ न किया तो मन से अपने स्टाइल में आंदोलन करेगी. असांखे हिते आसे पासे में जाम कंप्लेंट आई, हिते माण्हू अचनि था राति दारू पीअनि था पिया. उनखां पोइ असामाजिक तत्व जेके हिते दारू पी करे माण्हुनि खे कंहिं बि लेडीज़ सां छेड़खानी कनि था पिया. अचण वारे समय में इहो कुझु बि तकलीफ़ खे न अचे, इन करे असां सभु ॼणा हिते पब्लिक जे तकलीफ़ खे ॾिसी करे असां सभु ॼणा हिते आयासीं अॼु, भई जीअं कंहिंखे बि तकलीफ़ न थिए. ऐं पाणी जाम ख़राबु आहे, पाणीअ जी वाल जी परिस्थिति जाम ख़राबु आहे ऐं हिन एरिया जी परिस्थिति जाम ख़राबु आहे. हिते हिकु वॉचमैन ज़रूरी आहे, जेको वॉचमैन नथो मिले असांखे कॾहिं बि. अॼु ताईं असां जाम दफ़ा आया आहियूं, अॼु ताईं कॾहिं वॉचमैन न मिलियो आहे. अचण वारे समय में कॾहिं बि अगरि असां कॾहिं बि आयासीं हिते, असांखे अस्वस्थता मिली, महानगरपालिका सां सुभाणे लेटर ॾींदासीं. अगरि हुन मथां कार्रवाई न थी त पोइ असां पंहिंजे हिसाब सां सभिनी खे हिते अची करे जेके माण्हू दारू पीअनि था उन्हें मारींदासीं अची करे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. शहरात दिवसेंदिवस ट्रॅफिकची समस्या वाढतच चालली आहे. शहरात निर्माण होणारे ट्रॅफिकच्या समस्येस प्रशासन व सर्वसामान्य नागरिक दोन्हीही जबाबदार आहेत. पाहुयात यावरच कोणार्क न्यूजची ही स्पेशल रिपोर्ट. शहर में यदि बात करेंगे तो हमारे शहर उल्लासनगर में कई समस्याएं हैं. रास्तों की, सड़कों की खराब हालतों की बात करें तो उसकी समस्या, और शहर में सबसे ज़्यादा समस्या ये देखने को मिलती है कि शहर के कई रास्ते जो है वो सक्रिय है, लेकिन यहाँ पर हमेशा ही देखेंगे यदि 12 घंटे या 24 घंटे जो है ट्रैफिक की समस्या रहती है. इस ट्रैफिक की समस्या में जितना जो गलतियाँ, जो कि गैर जिम्मेदाराना जो हरकत प्रशासन द्वारा की जाती है, उसके साथ ही साथ शहर के नागरिक भी जो है लापरवाह होकर शहर में कई जगहों पर नो पार्किंग पे भी गाड़ी पार्क करते हैं या फिर दोनों साइड रास्ते के पार्क करने के बाद जो है ट्रैफिक की समस्याओं को बढ़ाने में हकदार हैं. बहरहाल इस प्रकार से हर जगह पर यदि आप देखेंगे तो उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1, उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 या फिर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 तक 17 सेक्शन या फिर डरबी परिसर के पास लगातार जो है हैवी व्हीकल्स आते रहते हैं और टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ियां भी जो है शाम के समय में रहती है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक की समस्या शहर में बढ़ती जा रही है. बहरहाल प्रशासन को इसके ऊपर जो है, ट्रैफिक विभाग को इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से शाम के समय में 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद जब वार्डन्स की जो ड्यूटी खत्म हो जाती है उसके बाद शहर में ट्रैफिक की समस्या होती है. तो यदि इस समस्या को कम करना है तो शहर में इस प्रकार से जो है
ट्रैफिक को अपने जो लोगों को बढ़ाना होगा ताकि शहर से समस्याएं कम हो पाए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि परेशानियां तो दोनों तरफ से हो रही है, नागरिकों की तरफ से बात करें या फिर प्रशासन की तरफ से। अब देखना यह है कि समस्या को खत्म करने के लिए दोनों ही किस प्रकार से कार्य कर पाते हैं। कैमरा पर्सन सोनू शिंदे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। येत्या 10 फेब्रुवारीला नगरसेविका ज्योती चेनानी यांच्या वतीने शहरात भव्य अशा मेडिकल कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे। यावेळी विविध आरोग्य तपासणी केल्या जातील। जाणून घेऊयात अधिक माहिती या शिबिराबाबत। हम लोग ने आने वाली 10 फरवरी संडे के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये कैंप रखी है। हम लोग के ऑफिस में ज्योति रमेश चेनानी सभापति के ऑफिस में ये रखी हुई है। ये ऑफिस है 25 सेक्शन महावीर हॉस्पिटल रोड पे हम लोग की ऑफिस है। यहाँ पे ही हम लोग ने कैंप ये रखी है। ये कैंप में है कि जैसे कि फुल बॉडी चेकअप है, इसमें बॉम्बे से डॉक्टर आने वाले हैं और ये सब कंप्यूटराइज पूरी बॉडी चेकअप होगी। उसमें 3 मिनट के अंदर वो उसकी पूरी रिपोर्ट देंगे कि क्या किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और ये यहाँ पे हम लोग के ऑफिस में बॉम्बे से सब डॉक्टर्स आने वाले हैं। इसकी बाहर अगर आप ये चेकअप कराने जाओगे पूरा बॉडी चेकअप तो इसकी चार्जेस 15 से 2000 है। पर यहाँ पे केवल हम लोग के यहाँ पे 100 रुपीज़ है, वो भी उनके कुछ फॉर्म की चार्जेस है। तो वो आपको 100 रुपीज़ में आपको पूरा बॉडी चेकअप का आपको पूरी रिपोर्ट के साथ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आके ये जो हम लोग ने कैंप लगाई है इसका लाभ उठाइए और मतलब 10 फरवरी को आप आइए। टाइमिंग दोपहर 12 बजे 12 PM से लेकर 6 PM तक ये कैंप रहेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। परमपूजनीय सुधांशुजी महाराज यांचे 5 दिवसाचे सत्संग उल्हासनगर शहरात संपन्न झाले। याचेच औचित्य साधून कोणार्क न्यूजच्या टीमने परमपूजनीय सुधांशुजी महाराज यांची विशेष मुलाकात घेतली। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का अनन्य साधारण महत्व होता है और संत जो है वो इंसान को अपना जीवन सरलता से जीने का एक अलग ही मार्ग दिखाते हैं। इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है परम पूजनीय सुधांशु जी महाराज जी। हम उनसे जानेंगे कई मुद्दों को लेकर, लेकिन सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे। सर, आपका स्वागत है उल्हासनगर शहर में। उल्हासनगर शहर की ऐसी क्या खासियत है कि हर बार आप यहाँ पे आते हो और भक्तों को एक अलग ही मार्गदर्शन देते हो? जो मैं यहाँ देखता आया हूँ, उल्लासनगर में धार्मिकता है, बहुत प्रेम वाले लोग हैं और अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ ये लोग केवल मात्र अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को सुरक्षित रखने के साथ आपस में भी तालमेल बहुत अच्छा है। एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है यहाँ। ठीक है कि बिजनेस में बहुत रुचि है, लेकिन मैंने देखा है कि गली गली में यहाँ धार्मिक स्थान बने हुए हैं, लोगों में आस्था है और संत चरण में सब लोग श्रद्धा के साथ सिर झुकाते हैं, जिससे दिखाई देता है कि ये एक अलग नगरी है। मैं तो इसको एक धर्म नगरी के रूप में देखता हूँ, इसलिए यहाँ आते हुए एक अलग तरह से खुशी होती है। इस बार आपके सत्संग का शीर्षक धर्म है। वैसे तो हर धर्म मनुष्य को इंसानियत सिखाता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि इंसान जिस धर्म में जन्म ले रहा है वो धर्म छोड़कर धर्मांतर कर रहा है, अलग धर्म में जा रहा है। तो इन सब विषय में आपका क्या कहना है, क्या मार्गदर्शन आप भक्तों को दो? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि जैसे अग्नि अगर अपना गुण धर्म छोड़ दे तो फिर वो राख ही रहती है, वो आग नहीं रह जाती। मनुष्य के अंदर मानवता ही जो है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम लोग इंसानियत को अपनाए रखते हैं तो हम धार्मिक कहलाते हैं। दूसरी तरफ जाने का मतलब तो मैं समझता हूँ कि एक लेबल अपने माथे पर कुछ भी चिपकाइए, लेकिन आपको अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो जो धर्मांतरण कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है या नहीं है? कुछ लोग जो है धर्मांतरण का अभियान इस रूप में चला रहे हैं कि उस देश की, भारत देश की एकता को तोड़ने के लिए कुछ खेल रचे जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जैसे धर्मांतरण हो जाता है तो लोगों की आस्था का केंद्र भारत नहीं रह जाता, फिर उनके लिए जो है भारत से बाहर उनकी आस्था का केंद्र जुड़ जाता है। इससे हमारे देश की एकता टूटती है। विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन देश पहले होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में रिश्तों को काफ़ी महत्व दिया गया है, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी में ये रिश्ते कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं या बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं, तो इन सब में विषय में क्या आप मार्गदर्शन दोगे भक्तों को? देखिए, माता पिता परमात्मा के द्वारा चुने गए हमारे लिए सबसे बड़े रिश्ते के रूप में है। हमारा सबसे पहला फ़र्ज उन्हीं के प्रति है, क्योंकि जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया, जीना सिखाया, अपने कंधे पर बैठाकर संसार दिखाया, उन सब के प्रति हमारा कर्तव्य सबसे पहले है। ठीक है कि बच्चों की अलग तरह की इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन उन इच्छाओं का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने रिश्तों से दूर चले जाएं। हमारा देश श्रवण कुमार का देश है, राम का देश है, जहाँ माता पिता को वचन दे करके राम जी 14 वर्षों तक वन में रहते हैं, या श्रवण कुमार जो अपने कंधे पर कांवड़ रखकर अपने माता पिता को उनको 4 धाम की यात्रा कराने के लिए लेके चल पड़ते हैं। या हम पुंडलीक के बारे में पढ़ते हैं, जिनके कारण पंढरपुर आज प्रसिद्ध है, जिसने अपने पिता की सेवा करते करते भगवान के दर्शन किए थे। ये हमारे देश की परंपरा है, बड़ों का सम्मान करना, उससे हमें दूर नहीं जाना चाहिए। काफ़ी प्यार भक्तों का आपको हमेशा ही मिलता है। इस बार भी उल्लासनगर शहर में काफ़ी प्यार आपको मिला है। भक्तों का ये कहना है कि आप बार बार ऐसे ही शहर में मार्गदर्शन देने के लिए, इस बारे में आप क्या कहोगे भक्तों के प्यार? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका प्यार ही है जो खींच कर लाता है। कहते हैं कि गंगा को तो धरती पर आना था, लेकिन भगीरथ उसके लिए ज़रूरी था, तभी गंगा भागीरथी कहलाई। सच में देखा जाए तो हम लोग तो सब जगह ही जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई न कोई यहाँ की जनता भगीरथ है, जिसके कारण हमें यहाँ आना ही पड़ता है। इसलिए मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गुरुजी, जाते जाते बस शहर के युवाओं को आप क्या संदेश दोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि 4 बातें सबको याद रखनी चाहिए। एक है अर्ज, एक है फ़र्ज, एक है मर्ज, एक है कर्ज। हर किसी को अर्ज मतलब अरदास हर दिन करनी चाहिए और अपने फ़र्ज ज़रूर निभाने चाहिए। शरीर में कोई मर्ज ना रहे और सिर पर कोई कर्ज ना रहे। ये 4 शब्द सबको याद रख लेने चाहिए, अर्ज, मर्ज, कर्ज और फर्ज। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। शहरात असलेल्या असंख्य धोकादायक इमारती व या इमारतींच्या अपघातातून होणारी जीवितहानी, यामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे। यापुढे अशा कुठल्याही प्रकारच्या घटना शहरात घडू नये यावर उल्हासनगर महानगरपालिकेने योग्य ती कारवाई करावी, असे निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त अच्युत हांगे यांना दिले आहे। पाहूयात सविस्तर बातमी। शहर में धोखादायक इमारतों की बात करें तो हर वर्ष जो है कई इमारतें गिरती है, लोग अपने जाने गंवाते हैं। शहर के प्रशासन नाकाम है, शहर के नेता सत्ता में बैठे हुए नाकाम है। तो मनसे द्वारा किस प्रकार से इस चीज़ को लेकर आह्वान किया जाएगा या फिर इस पर क्या प्रतिक्रिया मनसे की दिखाई देगी? आम्ही काल महापालिका आयुक्तांना एक पत्र दिले आणि त्याच्यामध्ये असं सांगितलं आहे की या उल्हासनगर शहरामध्ये ज्या इमारतींना 20 ते 25 वर्ष पूर्ण झाली अशा सर्व इमारतींचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करा, जेणेकरून ती इमारत धोकादायक आहे काय आहे त्यातनं ते माहिती पडेल। आता होतंय काय, एखादी इमारत पडते, शहरातले सगळे राजकीय नेते, प्रशासन सगळेजण जमा होतात, सहानुभूती व्यक्त करतात, मोठ्या मोठ्या घोषणा करतात, परंतु त्यातनं निष्पन्न काहीच होत नाहीये। त्याच्यावर ठोस उपाययोजना झाली पाहिजे मुळामध्ये, आणि जोपर्यंत ठोस उपाययोजना होत नाही तोपर्यंत अशा दुर्घटना या घडतच राहणार आहेत, त्याला कोणी काही करू शकत नाही। आमची मागणी अशी आहे, उल्हासनगर शहरामध्ये 30-30, 35-35, 40-40 वर्ष झालेल्या इमारती आहेत, अशा इमारतीमध्ये राहणारे जे रहिवासी आहेत त्या रहिवाशांना तुम्ही स्वतःहून एक पुनर्बांधणीची परवानगी द्या किंवा तुमची इमारत तोडून तुम्ही परत नवीन बांधू शकता, त्याला FSI वाढवून द्या की जेणेकरून त्यांचं जीवन सुरक्षित होईल, त्यांचं घर सुरक्षित होईल आणि जेणेकरून त्यांच्या आपलं घर जाईल का, आपली घर पडेल का ही भीती त्यांच्या मनामधून निघून जाईल। याच्यासाठी प्रत्येक राजकारण्याने काम करणं गरजेचं आहे आणि मनसेची मागणीच आहे की तुम्ही स्ट्रक्चरल ऑडिट करा, सर्व इमारतींची पुनर्बांधणी करण्याची परवानगी द्या, परवानगी देताना त्यांना FSI वाढवून द्या। हम 3 से 4 दिन से कंटिन्यू कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कमिश्नर दोपहर के बाद कॉर्पोरेशन में दिखाई नहीं देते। किधर गए, विजिट पे गए, किधर गए, मंत्रालय गए, कमिश्नर जगह पे है ही नहीं है। आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ यही नहीं आया, प्रेस नोट भी नहीं है कि क्या हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई की, कौन दोषी है, किस वजह से ये चीज हुई है। इसमें प्रशासन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रशासन गया, मलबा हटाया, काम किया, बात खत्म हो गया।
आणि आमची एक मनसेच्या वतीने मागणी आहे की काही अधिकारी जे आहेत झोलझाल करून पण काही ठिकाणी चांगल्या बिल्डिंगचे पण धोकादायक इमारतीमध्ये कन्वर्ट करतात की पुढच्या दृष्टीने ह्या इमारतीचे जे बेकार लोक आहेत इमारती खाली करतात ते विकत घेऊन तिथे मोठमोठ्या इमारती बनवण्याचे काही बिल्डर लोकांचे पण स्वप्न आहे. म्हणून आम्ही आयुक्तांना विनंती करतो की सगळ्या ज्या इमारती त्यांचे ऑडिट करायला पाहिजे आणि हे जे अनधिकृत बांधकाम जे चालू आहे याला कुठल्या प्रकारचा आळाच नाही. अशा प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम मोठे मोठे उभे राहिले आरसीसी बांधकाम चालू आहे याला कुठल्याही प्रकारचे त्याची तपासणी होत नाही मटेरियलची काय चाचणी होत नाही काय नाही यापुढे जाऊन ह्या इमारती पडणारच आहे. मग याला जबाबदार कोण? प्रशासन, आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी आणि ज्या प्रभागामध्ये अशा प्रकारच्या धोकादायक इमारती पडतात तिथल्या प्रभाग अधिकारी उपायुक्त आणि आयुक्तांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी आमच्या मनसेच्या वतीने मागणी. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. 4 फेब्रुवारी जागतिक कर्करोग दिनानिमित्त महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग व उल्हासनगर 3 येथील मध्यवर्ती रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने असंसर्गजन्य रोग याबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. आरोग्य विभागामार्फत विविध योजना राबवल्या जातात. त्याच्या अंतर्गत राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये राबवला जातो. त्याचाच एक भाग म्हणून आज राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम व राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम यांच्या अंतर्गत 4 फेब्रुवारी हा जागतिक कर्करोग दिन म्हणून साजरा केला जातो. तर त्या कार्यक्रमासाठी विविध मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते. त्यांनी सर्व जनतेला कॅन्सरबद्दल अत्यंत अभ्यासपूर्ण अशी माहिती दिली आणि जनतेपर्यंत ही माहिती आम्ही पोहोचवण्यात यशस्वी ठरलो. येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही जनतेसाठी विविध कॅम्प आयोजित करणार आहोत. त्यामध्ये महानगरपालिकेमार्फत मॅमोग्राफी मशीन ते उपलब्ध करून देणार आहेत. स्त्रियांच्या स्तनाचा जो कॅन्सर आहे त्याचं डिटेक्शन त्या ठिकाणी होणार आहे. तसेच आपले जे गायनेकोलॉजिस्ट आहेत ते गायनेकोलॉजिस्ट यांच्यामार्फत आपण पॅप्समेअरचा जो कॅम्प आहे स्त्रियांचा जो आजार आहे युट्रस कॅन्सर तर त्याच्याबद्दल आपण जनजागृती करून एक कॅम्प आयोजित करणार आहोत. मौखिक आरोग्याबद्दल सुद्धा आपण वेगवेगळे कॅम्प्स घेणार आहोत. तर जनतेने त्यामध्ये सहभाग घ्यावा आणि त्यांची तपासणी करून आपण कॅन्सरमुक्त आहोत याची खात्री करावी. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. उल्हासनगर महानगरपालिकेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला आहे समाजसेवक दिलीप मालवणकर यांनी. एवढेच नाही तर उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त अच्युत हांगे यांच्यावर आरोप करत दिलीप मालवणकर यांनी आयुक्तांच्या विरोधात निषेधही व्यक्त केला आहे. उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासन और अधिकारी की ओर से बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार चल रहा है और जब से अच्युत हांगे जी यहाँ पर आयुक्त बतौर आए हैं भ्रष्टाचार में कई गुना बढ़ोतरी हुई है. हमें उम्मीद थी कि अच्युत हांगे आए हैं अभी चंद महीने के लिए उनका रिटायरमेंट आ रहा है तो जाते जाते वो कुछ अच्छा काम करके जाएंगे, शहर का विकास करेंगे और जाते जाते शहर का नाम और खुद का नाम भी रोशन करके जाएंगे. लेकिन अफसोस की बात है उनके आने के बाद में भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा है. यहाँ पर अभय योजना के जरिए जो पैसा जमा किया जाता है वो सिर्फ ठेकेदार के बिल चुकाने के लिए किया जाता है. अभी जाते जाते उन्होंने 90 करोड़ का काम मंजूर किया है. 90 करोड़ का कमीशन लेके वो चले जाएंगे लेकिन उसके बाद में 2 महीने में ऐसी खस्ता हालत हो जाएगी कि हमारे शहर के जो कर्मचारी है महानगर पालिका के उनको वेतन देने के लिए सैलरी देने के लिए महापालिका में पैसे नहीं रहेंगे. यहाँ पर जो काम होते हैं एकदम घटिया किस्म के काम होते हैं. उसकी वजह यह है कि 50-60% यहाँ पर कमीशन बांटना पड़ता है. 40% काम होता है वो घटिया किस्म का ही होता है. हमारा एक रोड 4-4 बार बनाया जाता है साल में. ये पैसा कहाँ जाता है?
ये पैसा हमारे लोक प्रतिनिधि और कमिश्नर बाग के खाते हैं। हम जिनको हमारे रक्षक करके महापालिका में भेजते हैं वो हमारे भक्षक हो गए हैं। यहाँ पर सत्ताधारी और विपक्ष ऐसा कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है ये सत्ताधारी है और ये विपक्ष है। विपक्ष भी सत्ताधारी में विलीन हो गए हैं और सब मिलजुट के ये उल्लासनगर को लूट रहे हैं और ये लूट को रोकथाम करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। महापौर चषक अंतर्गत सिंधू एज्युकेशन सोसायटीमध्ये विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी शारीरिक व मानसिक अशा दोन्ही खेळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी भरभरून भाग घेतला। पाहुयात याचीच ही छोटीशी झलक।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आता एक नजर शहरातील आपराधिक घटनांवर। उल्लासनगर 2 परिसर में विट्ठल वाकचौरे नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपसी विवाद के चलते संबंधित व्यक्ति के साथ रामसागर नामक व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई है। यह पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 323, 324, 504, 506 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 3 सम्राट अशोक नगर परिसर से रोहित सालवे नामक व्यक्ति के घर से मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है। संबंधित युवक ने अपना मोबाइल फोन घर में ही चार्जिंग के लिए लगाया था, जो किसी अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया है। यह पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 380 के तहत आगे की जांच कर रही है। उल्लासनगर 5 दशहरा मैदान परिसर से प्रदीप यादव नामक व्यक्ति की एक्टिवा चोरी की घटना सामने आई है। इस एक्टिवा का नंबर है MH05BW6605। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 379 के तहत मिसिंग एक्टिवा की तलाश कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तर आजच्या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया। पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह। तोपर्यंत पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।